नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक दुस्साहस किया तो बदल जाएगा इतिहास भूगोल। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीओके में हालत बेहद खराब, हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 9 लोगों की मौत, शहबाज सरकार परेशान। आगे आपको बताएंगे कि बिहार में किसकी बन सकती है सरकार, ओपिनियन पोल में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनावी बिगुल बजने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बुला ली कैबिनेट की अहम बैठक, लेंगे अब कौन सा बड़ा फैसला ये आपको बताएंगे। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी, बिहार और उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने का अलर्ट, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के लिए भी जारी की गई चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक दुस्साहस किया तो बदल जाएगा इतिहास और भूगोल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को चेतावनी दी कि सरक्रिक क्षेत्र में पाकिस्तान की किसी भी दुस्साहस का ऐसा निर्णायक जवाब दिया जाएगा जिससे इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। सिंह ने विजयादशमी के अवसर पर कच्छ के लक्की नाला सैन्य छावनी में आयोजित बहु एजेंसी क्षमता अभ्यास में भाग लिया और शस्त्र पूजन समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बार बार बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान के अस्पष्ट इरादे और क्षेत्र के पास हालिया सैन्य जमावड़ा चिंताजनक है। सिंह ने कहा कि भारतीय सेना और बीएसएफ सतर्कता पूर्वक सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। एक सैन्य शिविर में जवानों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद भी सरक्रिक क्षेत्र में सीमा विवाद को हवा दी जा रही है। भारत ने इसे बातचीत के जरिए सुलझाने के कई प्रयास किए, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसके इरादे साफ नहीं हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में सरक्रिक से सटे इलाके में अपने सैन्य ढांचे का विस्तार किया है, उससे उसकी नीयत का पता चलता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीओके में हालात बेहद खराब, हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 9 लोगों की मौत, शहबाज सरकार परेशान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। खबर के मुताबिक पीओके में जारी प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 6 नागरिकों और 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनों में लगभग 172 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जिनमें से 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कि बताया गया है कि हिंसक प्रदर्शनों के दौरान लगभग 50 लोग भी घायल हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई है। शरीफ ने इस मुश्किल का हल खोजने के लिए बनाई गई वार्ता समिति का विस्तार किया है। समिति में अब सीनेटर राणा सनाउल्लाह, केंद्र सरकार के मंत्री सरदार यूसुफ, एहसान इकबाल, पीओके के पूर्व राष्ट्रपति मसूद खान और पूर्व मंत्री कमर जमा कैरा भी शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में किसकी बन सकती है सरकार, ओपिनियन पोल में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और अक्टूबर के आखिर या फिर नवंबर की शुरुआत में बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाएगा। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सामने आए ओपिनियन पोल ने राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्पिक मीडिया नेटवर्क द्वारा जारी किए गए ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत के संकेत दिखाए जा रहे हैं। सर्वे में एनडीए को 158 सीटें, जन स्वराज को 8% वोट मिलने की बात कही जा रही है। वहीं सर्वे में तेजस्वी यादव को 30% और नीतीश कुमार को 27% लोगों ने सीएम के तौर पर पसंद किया है। आपको बता दें दोस्तों कि जेवीसी ओपिनियन पोल के अनुसार नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को 131 से 150 सीटों का अनुमान व्यक्त किया गया है, जबकि महागठबंधन को 81 से 103 सीटें मिल सकती हैं। सीट शेयर और लोकप्रियता दोनों ही स्तर पर नीतीश कुमार सबसे आगे हैं और अब तेजस्वी यादव दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनावी बिगुल बजने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बुला ली कैबिनेट की अहम बैठक, लेंगे अब बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आगामी 6 अक्टूबर या उससे बाद चुनाव आयोग बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक बुला ली है। मुख्यमंत्री इस बार होने वाली कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेकर राज्य के लोगों को फिर से चौंका सकते हैं। दरअसल बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक बुला ली है। मुख्यमंत्री पिछले कुछ महीने से राज्य के लोगों को सौगात पर सौगात दे रहे हैं। चुनावी साल होने के कारण मुख्यमंत्री अपने उस वादे को पूरा करना चाहते हैं जो उन्होंने राज्य की जनता से किया है। जनता से किए वादे पूरे करने के बाद ही वो लोगों से
वोट मांगने जाएंगे, ऐसा वो खुद खुले मन से कह चुके हैं। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। चुनाव से पहले वो हर तबके के लोगों को खुश करना चाहते हैं और यही वजह है कि तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उसे कैबिनेट बुलाकर मंजूरी भी दे रहे हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली हो या महिला रोजगार योजना और कई तरह की घोषणाएं एक के बाद एक सौगातों की बरसात से राज्य की जनता काफ़ी खुश है और चुनाव में इसका असर भी देखने को मिला है। अब सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार 3 अक्टूबर को 3:30 पर मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि यूपी, बिहार और उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने का अलर्ट, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के लिए भी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के बीतने के बाद देश के कुछ राज्यों में एक बार फिर से बारिश कहर बरपा रही है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा से लेकर दक्षिण भारत में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले सप्ताह में इन राज्यों में एक बार फिर से मौसम करवट ले सकती है, इसीलिए समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों से भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में 3 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिन भर उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है। तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, हालांकि बारिश की संभावना कम है। बीते 30 सितंबर बारिश ने नवरात्रि का मजा किरकिरा कर दिया था। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 3 अक्टूबर को कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कभी भी मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने अयोध्या, बहराइच, खीरी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बंदा, मिर्ज़ापुर, बंदा में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार चाणक्य हैं, बिहार जेडीयू अध्यक्ष ने सीएम के उत्तराधिकारी और चुनाव के लिए कर दी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू काफ़ी जोर शोर से तैयारी में लगी है। वहीं तैयारियों के बीच सीएम नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इन सवालों का जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चाणक्य हैं और ये तय करने में पूरी तरह सक्षम हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। वो पिछले 20 सालों से बिहार में सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक समझदार व्यक्ति हैं और उन्हें राजनीति में आना चाहिए, लेकिन ये फैसला पूरी तरह से उन पर निर्भर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहलगाम पर दोस्तों और दुश्मनों का पता चला, देश की सुरक्षा में सतर्क समर्थ रहना होगा। विजयदशमी उत्सव में बोले मोहन भागवत। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो गए हैं। स्थापना दिवस के शताब्दी वर्ष में मुख्य कार्यक्रम नागपुर के रेशमबाग मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हैं। संघ के विजयदशमी उत्सव की शुरुआत सरसंघ संचालक मोहन भागवत की शस्त्र पूजा से हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म पूछकर आतंकियों ने हिंदुओं की हत्या की। हमारी सरकार और सेना ने पूरी तैयारी के साथ उसका पुरजोर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना से हमें दोस्त और दुश्मन का पता चला, हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चेतना रखनी होगी। संघ प्रमुख ने कहा कि हमारी सेना का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा कि ये घटना हमें सिखा गई कि भले ही हम सभी के प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा के प्रति और अधिक सजग रहेंगे, समर्थ रहना पड़ेगा। मोहन भागवत ने कहा कि नक्सलियों पर शासन प्रशासन की कठोर कार्रवाई भी हुई है, उग्रवाद को पनपने नहीं देना है। उन्होंने वैश्विक उथल पुथल, पड़ोसी देशों में हिंसक आंदोलन का भी उल्लेख किया और कहा कि हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने आरएसएस को बताया राष्ट्रीय चेतना का पावन अवतार, 100 साल के योगदान को सराहा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर एक भावपूर्ण लेख लिखा है। लाखों स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने संगठन को शाश्वत राष्ट्रीय चेतना का पावन अवतार बताया। उन्होंने कहा कि 1925 में विजयदशमी के दिन स्थापित आरएसएस राष्ट्रीय जागरण की सदियों पुरानी परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जो हर युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए पुनः उभरती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि स्वयंसेवकों की वर्तमान पीढ़ी को आरएसएस के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने उन्होंने सभी के लिए एक मार्गदर्शक प्रेरणा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आरएसएस अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्र निर्माण के एक विशाल दृष्टिकोण के साथ काम करता रहा है। उन्होंने लिखा कि संघ ने एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की नींव के रूप में
सशक्त व्यक्तियों के निर्माण का मार्ग चुना। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटरी पर आ रहे भारत चीन संबंध। जयशंकर ने स्थापना दिवस की जिनपिंग को दी बधाई, कहा हम दुश्मन नहीं सहयोगी देश। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को चीन के स्थापना दिवस पर चीनी लोगों और विदेश मंत्री वांग यी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि वो भारत और चीन के संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्मित करने के लिए आगे काम करने की आशा रखते हैं। चीन का राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को आता है और इस साल इसकी 76वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सितंबर में पीएम नरेंद्र मोदी के एससीओ शिखर सम्मेलन में चीन यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और सीमा विवाद के राजनीतिक एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण से समाधान पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने पर्यटन और लोग से लोग संपर्क मजबूत करने के लिए प्रत्यक्ष उड़ान और वीज़ा सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में सहयोग को वैश्विक व्यापार की स्थिरता के लिए अहम बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिसंबर में भारत आ सकते हैं पुतिन, पीएम मोदी से होगी बड़ी बातचीत, अमेरिका को कड़ा मैसेज। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5-6 दिसंबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने की संभावना है। दोनों नेताओं के बीच ये शिखर वार्ता ऐसे समय में होने जा रही है जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर कड़े टैरिफ लगाए हैं। इस उच्च स्तरीय दौरे की घोषणा पहली बार अगस्त में हुई थी जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को गए थे। हालांकि उस समय तारीख तय नहीं हुई थी। बाद में चीन में हुए शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान पुतिन और पीएम मोदी की कार में करीब 1 घंटे लंबी मुलाकात हुई थी। पुतिन का भारत दौरा ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच रूस से व्यापार को लेकर तनातनी बढ़ती हुई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है। उनका कहना है कि ये कदम रूस पर दबाव बनाने के लिए है ताकि वो यूक्रेन युद्ध खत्म करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को दी मंजूरी, सरकार ने बढ़ाया गेहूं का दाम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस परियोजना के लिए 2026-27 से पहले शुरू 9 वर्षों की अवधि में 5,862 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इस राशि में से 2585 करोड़ रुपए निर्माण और बुनियादी ढांचों पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 3277 करोड़ रुपए स्कूलों के संचालन के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा दलों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन को 11,440 करोड़ रुपए के बजट से मंजूरी दी गई है, जो 6 वर्षों में चलेगा। अन्य प्रमुख निर्णयों में कैबिनेट ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, जिससे ये 2585 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रबी सीजन 2026 से 27 के दौरान अनुमानित खरीद 297 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है और प्रस्तावित एमएसपी के तहत किसानों को भुगतान की जाने वाली राशि 84,263 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिवाली से पहले योगी सरकार का 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा बोनस का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को दीपावली के पहले बोनस देने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार दीपावली से पहले 3400 से 7,000 रुपये तक के बोनस का ऐलान कर दिया जाएगा और इसके दस्तावेज तैयार करने के लिए वित्त विभाग सरकार की सहमति लेगा और उसके बाद आदेश जारी होगा। ये आदेश संभवतः अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक जारी होने की उम्मीद है। इस बोनस का लाभ और राजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ साथ जो है वो दैनिक वेतनभोगी व वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम नीतीश ने आचार संहिता से पहले बुलाई कैबिनेट मीटिंग और अब लगा सकती है सौगातों की झड़ी। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने की संभावित तारीख से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 अक्टूबर को दोपहर 3:30 पर एक अति महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक को चुनावी वर्ष की अंतिम बड़ी बैठक माना जा रहा है। इसमें राज्य सरकार बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी एजेंडों पर मुहर लगा सकती है। ये कैबिनेट बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित होगी। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं अध्यक्षता करेंगे और उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सभी मंत्री और संबंधित विभागों के सभी उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस तरह की उच्च स्तरीय उपस्थिति ये दर्शाती है कि बैठक में लिए जाने वाले निर्णय
कितने अहम होंगे। माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार इस बैठक का उपयोग लोकप्रिय घोषणाओं और लंबित विकास कार्यों से जुड़ी प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए करेगी। विभिन्न विभागों के कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयपुर में इंटरनेशनल लेवल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगे तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 अक्टूबर को NFSU कैंपस का करेंगे उद्घाटन। 3 कोर्स से होगी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की पहली और एकमात्र इंटरनेशनल लेवल की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस अब राजस्थान में भी शुरू होगा। यह कैंपस जयपुर के प्रताप नगर कोचिंग हब के टावर 8 में अस्थायी रूप से 40 कमरों में तैयार किया गया है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में शटडाउन लागू, ट्रंप के राष्ट्रपति रहते तीसरी बार सरकार ठप। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। अमेरिकी समय के मुताबिक आधी रात से शटडाउन लागू हो गया है और इसकी वजह है कि सीनेट में ना तो रिपब्लिकन और ना ही डेमोक्रेट्स का फंडिंग बिल पास हो सका। सरकारी खर्चे के लिए ज़रूरी पैसा मंजूर नहीं हो पाया है। रिपब्लिकन बहुमत वाले सीनेट ने डेमोक्रेट्स का हेल्थ केयर लाभ और घरेलू योजनाओं वाला बिल खारिज कर दिया, जबकि डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन का शॉर्ट टर्म फंडिंग प्लान रोक दिया। इस टकराव के बाद सरकार को आधिकारिक तौर पर बंद करना पड़ा और ट्रंप के दोनों कार्यकाल को मिलाकर ये तीसरी बार है जब शटडाउन हुआ। ट्रंप के पहले कार्यकाल में सबसे पहला शटडाउन 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक हुआ। 35 दिनों तक शटडाउन चला और अब तक ये सबसे लंबा शटडाउन था। इसका मुख्य कारण था मैक्सिको बॉर्डर की दीवार के लिए फंडिंग पर विवाद। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी ट्रंप की इसी महीने मुलाकात संभव, टैरिफ संकट और H1B वीज़ा की कड़वाहट होगी दूर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी महीने अक्टूबर के आखिर में होने वाले 47वें आसियान समिट के दौरान पहली बार आमने सामने आ सकते हैं। ये बैठक हालिया टैरिफ विवाद और बढ़ते वैश्विक तनावों के बीच अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 26-28 अक्टूबर 2025 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होने वाले 47वें आसियान समिट में भाग लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मोदी और ट्रंप दोनों की उपस्थिति की पुष्टि करते हुए कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक तनावों के बीच एक बड़ा नेविगेशन कार्य होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बुलडोजर से एनकाउंटर तक, तौकीर रजा के मददगारों पर चुन चुन कर एक्शन, बरेली हिंसा में 81 गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा की साजिश के तार मौलाना तौकीर रजा से जुड़े पाए गए। पुलिस और प्रशासन ने तौकीर रजा और उनके मददगारों पर अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। अब तक 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया, जबकि कई पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। ये नहीं, तौकीर रजा के करीबी के ठिकानों पर बुलडोज़र भी चलना शुरू हो गया है। CCTV फुटेज और ड्रोन कैमरे की फुटेज से बाकी आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि तौकीर रजा पर आरोप है कि वो पिछले 15 साल से अलग अलग मौक़ों पर बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते रहे हैं। कई बार उस पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा, लेकिन उनके सहयोगियों तक कार्रवाई नहीं पहुंची थी। पहली बार पुलिस प्रशासन ने न सिर्फ तौकीर बल्कि उनके हमदर्दों तक कार्रवाई का दायरा बढ़ाया है। उनकी दुकान, संस्था और अवैध निर्माण तक पर बुलडोज़र चला है। पुलिस गिरफ्तार में आए कई आरोपी अब बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि वो तौकीर रजा के बहकावे में आ गए थे। इनमें से कुछ ने कैमरे पर भी स्वीकार किया कि उन्हें उकसाकर हिंसा के लिए तैयार किया गया था। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश फिर बनेंगे किंग, नए सर्वे में JDU का हल्ला बोल, NDA की बनेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब भी बरकरार है। नए JVC पोल सर्वे के मुताबिक JDU को इस बार बड़ा फायदा हो सकता है। पार्टी को 53 सीटें मिलने का अनुमान है, जो 2020 में मिली सीटों से 10 ज़्यादा है। खास बात यह भी है कि अगस्त महीने में आई सर्वे में JDU को सिर्फ 29 सीटें मिलती दिख रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया है। इस सर्वे में नीतीश कुमार को अब भी बिहार के लोगों की पहली पसंद बताया गया है और उन्हें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उम्मीदवार माना गया है। बीजेपी को इस बार 71 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि RJD 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रह सकती है। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी को 74 और RJD को 75 सीटें मिली थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। SIR के बाद बिहार की मतदाता सूची जारी, फाइनल लिस्ट में पटना में बढ़ गए 1.63 लाख वोटर्स। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने राज्य की फाइनल वोटर सूची जारी की है। विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मंगलवार को आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी है। इसमें पटना में ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले 1.63 लाख वोटर्स बढ़ गए हैं। आयोग के अनुसार अब कोई भी मतदाता आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने नाम और विवरण को देख सकता है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने से ही मतदान का अधिकार सुनिश्चित होता है। इसलिए आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वो अपनी प्रविष्टियां अवश्य जांच लें। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर फाइनल वोटर लिस्ट के अनुसार पटना जिला में अब कुल 48,15,294 मतदाता हैं, जबकि 1 अगस्त 2025 को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 46,51,694 मतदाता दर्ज थे।